नमस्कार। क्या आप इंडिया में रहते हैं और आपको जापान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए? अगर ऐसा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करें, तो आपको जापान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं उन स्टेप्स पे जाऊं, मैं आपको पहले जापान की जो टेक इकोसिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो जापान की या खास करके टोक्यो की इस वक्त एक बहुत ही वाइब्रेंट टेक स्टार्टअप की इकोसिस्टम है। वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और ये जो स्टार्टअप्स है, ये एक लार्ज वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और फिनटेक हो गया, या फिर एआई, डेटा साइंस, एमएल है, इन स्पेसेस में भी ऑपरेट होती है। वेब लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसके अलावा ई कॉमर्स तो है ही। और इन सारे इंडस्ट्रीज में जो वेब डेवलपर्स है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन आई से वेब डेवलपर्स, आई मीन बोथ बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड डेवलपर्स। इनकी जो सैलरीज होती है वो रेंज होती है बिटवीन 4 मिलियन जापानीज येन टू 8 मिलियन जापानीज येन, जो आपका हो गया लगभग 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में। ये मैं एनुअल सैलरी की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपकी एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है, और अगर आप एक लीडरशिप रोल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि आपकी जो सैलरी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पोजीशन में ज्वाइन हो रहे हैं, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये एक रीजनेबल रेंज है जिसको आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा भी जापान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। आपने शायद बहुतों से सुना होगा कि जापान की एक एजिंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब यह है कि जापान के जो लोग हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका जैसे 30% जो उनके लोग हैं, 30% ऑफ द पॉपुलेशन, उनका जो उम्र है, उनकी उम्र 65 ईयर्स से ज़्यादा है। और उनकी पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन भी हो रही है। पिछले 1 साल में उनकी आबादी कुछ 8 लाख से कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उनको बाहर से स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो ऐसा ना करे, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होने लग जाएगी। तो इसलिए उनकी जो गवर्नमेंट है, वो भी इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है। और इसलिए आपको बहुत सारे कंपनीज इस तरह के मिल जाएंगे, जो उनकी जो जापानीज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती है उसको भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे इसके नतीजे में ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज से जापान जा रहे हैं। और तो और ये जो कंपनीज है, ये आपकी वीज़ा भी स्पॉन्सर करने को तैयार है। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड टाइम टू मूव टू जापान एंड लैंड अ जॉब देयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये बैकग्राउंड तो मैंने आपको दे दिया। इसमें और भी कुछ साइड टॉपिक्स है जिस पे मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं अलग वीडियोस में करूँगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टोक्यो, क्या 5 मिलियन या 6 मिलियन येन सफिशिएंट है टू लिव इन टोक्यो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो यहाँ पे नहीं, कभी और बात करेंगे। अभी इस वीडियो के मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि हाउ डू यू लैंड अ जॉब इन टोक्यो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसमें देखिए, टोक्यो में जो हायरिंग प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है। जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं लगभग वैसा ही है। लेकिन इसमें फिर भी कुछ कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो जो हायरिंग प्रोसेस है, यहाँ पे जैसे 4 स्टेप्स है, ठीक है, 4 फेजेस है मेनली। जो फर्स्ट स्टेप है, वो है आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। अगर इस स्टेप में आप कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो दूसरा स्टेप आता है जो होता है आपका ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट का। ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के बाद आपके कुछ राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होंगे, शायद 2 या 3 राउंड्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी अगर सही हो गया, यूल हैव अ डिस्कशन विद द एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो आपका होगा कुछ, दे माइट ऑफर यू अ सैलरी। फिर वो सैलरी नेगोशिएशन होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये 4 आपके मेन फेजेस हो गए। और इन एंड आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ दोज फेजेस, कैसे आपको तैयारी करनी है हर एक फेज के लिए, और क्या क्या एक्सपेक्ट करना है आपको हर फेज में। ठीक है। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन सब्जेक्ट पे, जो है हाउ डू यू लैंड अ जॉब इन टोक्यो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो टोक्यो का जो हायरिंग प्रोसेस है, उसमें ब्रॉडली 4 फेजेस है। ठीक है। जो पहला फेज है, वो है गेटिंग योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड बाय द कंपनी दैट यू वांट टू अप्लाई टू। तो ये तो 2 तरीके से हो सकता है। एक, आप उस कंपनी में किसी को जानते हैं जो आपको रेफर कर दे।
लेकिन ये थोड़ा मुश्किल केस है और ये माइनॉरिटी केसेस में ही होता है, क्योंकि ऐसा मुश्किल है कि आप किसी को जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो 2 ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सारे लिस्टिंग्स होते हैं सारे ओपन वैकेंसीज के, जापान डेव और टोक्यो डेव, ये 2 वेबसाइट्स हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी अभी ओपन वैकेंसीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और तो और उन हर वैकेंसी के लिए उन उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी जापानीज लैंग्वेज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह की एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं, वो क्या काम करते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज दैट कंपनी बीन अराउंड, उनका मिशन क्या है, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वेदर दे अलाउ यू टू वर्क रिमोटली और नॉट, उनकी सैलरी रेंज क्या है, ये इन्फॉर्मेशन भी रहेगा उस लिस्टिंग में। तो आपको करना ये है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो आप अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा बना लीजिए, ठीक है? तो रिज्यूमे में जब मैं कहता हूँ बहुत अच्छा बना लीजिए, वो ये है कि उसमें आप प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा रखिए। 2 ऐसे प्रोजेक्ट ज़रूर होने चाहिए आपके रिज्यूमे में, जिसके बारे में आपको गहराई से पता है और जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करती है योर कैपेबिलिटीज़ एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये ज़रूर होना चाहिए। ये एक अगले स्टेप पे भी आएगा, जो इंटरव्यू फ़ेज़ है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन ये रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के फ़ेज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, गेट योर रिज्यूमे इन ऑर्डर। And the second thing is, second step is, like I said, if you know someone in the company, ask him to refer you. जैसे मैंने खुद रेफर किया हुआ है लोगों को in the past, some successfully, some not so. लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप जापान डेव और टोक्यो डेव चेक करते रहिए और आप वहाँ से अप्लाई करते रहिए। एंड यू नीड टू डू दिस कंसिस्टेंटली इफ यू वांट रिजल्ट्स। तो हर हफ्ते, एवरी वीक, यू शुड बी सेंडिंग आउट एटलीस्ट 2 to 3 एप्लीकेशंस इफ नॉट मोर। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं इन कंपनीज में, रेज्यूमे तो आपको डालना ही है, इसके साथ साथ आपको कवर लेटर भी डालना है। कवर लेटर आप भूलिए मत। किस तरह से अच्छी कवर लेटर लिखी जाती है, इसका हेल्प आप गूगल से भी ले सकते हैं। और अभी तो एआई टूल आ गया है, चैट जीपीटी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बहुत अच्छी कवर लेटर लिखने में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ कोई कोई कंपनीज आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल भी मांगेगा, लिंक्डइन का यूआरएल। तो अगर वो है वो दे दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपका गिटहब स्पेस बहुत अच्छा है तो वो शेयर कर दीजिए। ये वैसे बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आपके पास गिटहब के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप दिखा सकते हैं। अगर नहीं है, या आप इस तरह की कंपनीज में काम करती है, अगर आप इस तरह की कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे ये अलाउड नहीं है बाहर शेयर करना, अ, अ, वो कोड बेस को, तो ठीक है, तो फिर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गिटहब स्ट्रांग है तो वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने रखने लायक है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे, बाय कंसिस्टेंटली आई मीन एवरी डे यू शुड बी चेकिंग जापान डेव एंड टोक्यो डेव फॉर एनी पॉसिबल vacancies that suit your preferences, and whenever you encounter such a vacancy you should immediately apply। ठीक है, और ये अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके पास, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे पहले ही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम के बाद आपको ज़रूर एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट का इनविटेशन आ जाएगा। एटलीस्ट एक से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट है ये आपका सेकंड फेज हो गया। ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, ऐसे तो जो इंडिया में कोडिंग टेस्ट होते हैं कंपनीज के लिए, उससे थोड़ा सिंपल है डिफिकल्टी लेवल। तो यहाँ पे जो कोडिंग का क्वेश्चन होगा वो हैकर रैंक का इजी या मीडियम लेवल से ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो इससे आपको एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। और अगर आप एक रीजनेबली प्रोफिशिएंट कोडर है तो शायद ये वाला राउंड जो है ये आप क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये कंपनीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ऑनलाइन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कंपनीज़ में तो सिर्फ कोडिंग का क्वेश्चन होगा, जैसे 1 घंटे में 2 या 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। उसमें टेस्ट केसेस होंगे, सब आपको क्लियर करना होगा। दूसरा एक ये भी होता है कि उन कोडिंग क्वेश्चंस के साथ-साथ वो आपसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेंगे। और वो कंप्यूटर साइंस के हो सकते हैं, नेटवर्किंग जैसे टॉपिक्स पे, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। और या तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जिसके लिए आपको स्यूडो कोड लिखना पड़े, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होते। आपको थोड़ा बहुत रीज़न अप्लाई करना है, और अगर आपके आंसर्स रीजनेबल हैं तो शायद वो आपको अच्छे स्कोर्स दे देंगे उन क्वेश्चंस पे। एक तीसरा तरीका ये भी होता है, जो एक माइनॉरिटी
ऑफ कंपनीज में यूज़ होती है, वो ये है कि वो आपको एक प्रोजेक्ट बोलेंगे बनाने के लिए, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट आपको 1 हफ्ते में या ऐसे कोई 5 दिन में ख़त्म करना होगा और इस प्रोजेक्ट में आपको कई सारे फीचर्स हैं जो बनाने होंगे। तो इस पे ध्यान रखने लायक बात बस इतनी है कि यू शुडन्ट मिस आउट एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसमें आपने टेस्ट केसेस डाले ही नहीं, ठीक है? तो ये एक रेड फ्लैग है, तुरंत आप रिजेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कमेंट्स ढंग से करिए, आप रीफैक्टर ढंग से करिए कोड को ताकि वो एब्स्ट्रैक्शन उसकी सही रहे, एनकैप्सुलेशन सही रहे, बहुत ज़्यादा कपलिंग ना हो, इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। और फिर आप टेस्ट केसेस जो कवरेज है उसकी वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में थोड़ा बहुत रखेंगे, तो ये राउंड भी आपका क्लियर हो जाएगा और टेस्ट ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट का जो राउंड है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आपका क्लियर हो गया, इसके बाद आएगा आपका इंटरव्यूज़, ठीक है? तो इंटरव्यूज़ या तो 2 होंगे या 3 होंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। और इंटरव्यूज़ में भी बेसिकली 5 चीज़ें हैं, जिस पे यू विल बी टेस्टेड, ठीक है? तो क्या-क्या वो चीज़ें हैं? नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपसे खुद पूछ लेंगे इंटरव्यू में, जो इंटरव्यूअर होगा और उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन पैटर्न्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं या कुछ भी और हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है? लेकिन ऐसे कुछ ऐसे एरियाज़ ज़रूर होने चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में, जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इसके बाद है आपके प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में पहले भी मैंने आपसे बोला हुआ है। प्रोजेक्ट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में ख़ास करके दे वुड वांट टू लुक एट योर कोड। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप मुझे अपना कोड दिखाइए या तो गिटहब में या आप शेयर कर दीजिए और जब आप अपना कोड दिखाएँगे वो उस कोड को जज करेंगे ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। वो देखेंगे कि कोड कितना क्लीन है, वो मेसी तो नहीं है, कोड की रीडेबिलिटी कैसी है, मेंटेनेबिलिटी कैसी है, कोड की कवरेज कैसी है, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। फिर वो देखेंगे कि कोड एफिशिएंटली कितना लिखा गया है, डेटा स्ट्रक्चर्स एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं और वो आपको क्वेश्चंस करेंगे उस कोड पे। और क्वेश्चंस करने का ऑब्जेक्टिव बस ये है, वो जानना चाहते हैं कि वो कोड आपने लिखा है या किसी और ने आपको लिख के दे दिया और आप बस उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें जानने के लिए, आपको परखने के लिए वो ये बहुत ज़्यादा प्रोब करेंगे, आपके कोड को देख के। तो इसलिए मैं कह रहा था इससे पहले भी 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स, 1 तो एटलीस्ट और प्रेफरेबली 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके होने चाहिए, जो डेमोंस्ट्रेट करती है दैट डेमोंस्ट्रेट योर कैपेबिलिटीज़ एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर इसकी कोई भी ओवरलैप है विद द इंडस्ट्री इन व्हिच यू आर अप्लाइंग, तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया फिर, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए थोड़ा-सा। अगर ये भी आपने ध्यान में रखा, तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो रिलेटिवली सिंपल है। इसके बाद एक एक टॉपिक तो ये आता है कि वो आपको ज़रूर पूछेंगे इंटरव्यूज़ में कि व्हाई डू यू वांट टू मूव टू जापान? ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जापान मूव तो होते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो they want to make sure that you're not one of those people. That's why they're going to ask you for your reasons and motivation to move to Japan. ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आएगा they'd like to gauge your passion for technology. तो वो आपसे पूछ सकते हैं which was the last technology blog that you read or which is one technology podcast that you follow. और या तो कंप्यूटर साइंस का एक बुक रेकमेंड कर दीजिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बुक रेकमेंड कर दीजिए। जावास्क्रिप्ट में कौन से बुक्स को पढ़े हैं आपने? इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। जस्ट जानने के लिए क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस है, अगर आप पैशनेट नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, आप जवाब नहीं दे पाएँगे। अगर आप पैशनेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अंत में मैं एक बात आपसे कहूँगा, जो भी वो जज करेंगे और जो थोड़ा-सा काउंटर इंट्यूटिव भी लग सकता है आपको, वो ये है कि कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो ये ऐसे तो जापानीज़ कंपनी है, वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों चेक कर रही है? वो इसलिए चेक कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपको जापानीज़ तो नहीं आती और अगर आप ऐसे कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे जापानीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको समझना होगा कि वहाँ पे जितने लोग हायर्ड हो रहे हैं, उनमें किसी को जापानीज़ नहीं आती और वो दुनिया के अलग-अलग कोने से आए हुए हैं। तो in order to make communication effortless between all these people who have come from different parts of the world, it's absolutely important that all these people are able to communicate in clear English effectively.
तो इसलिए एक्सेंट तो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ पे भी वो आपको बहुत ज़्यादा चेक करेंगे। अगर आपने सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर दिए, तो फिर आप आ जाएँगे फाइनल स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। और ये फाइनल स्टेज है वो स्टेज जहाँ पे उस कंपनी का एक एचआर रिप्रेजेंटेटिव आपको एक ऑफर देंगे, एक नौकरी का ऑफर। उसमें कई सारे क्लॉजेस होंगे कि आपको जैसे छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, आपको अगर छोड़ना है तो आपको कितने पहले नोटिस देना है, और इसके साथ-साथ जो मेन चीज़ होगा उसमें वो ये होगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी एनुअल सैलरी। सो दिस इज़ द इंटरव्यू वेयर यू शुड बी नेगोशिएटिंग योर सैलरी विथ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। और ये स्टेज फिर से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है? इसके भी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो यह है कि जापान में जो इंक्रीमेंट होता है, हालाँकि वो साल में 2 बार होता है जनरली हर कंपनी में, लेकिन वो इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इंडिया में होता है। और उसका रीज़न ये है कि जापान में इन्फ्लेशन नहीं है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपको 1% 2% इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, ये भी अनहर्ड ऑफ नहीं है। हालाँकि एक 5% का फिगर आप सोच के जा सकते हैं, इतना होता है। लेकिन इंडिया जैसा नहीं कि 15%, 20%, 25% आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो इसलिए आप आज जो सैलरी नेगोशिएट करेंगे, लगभग ये सैलरी आपकी जो इनकम होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो डिटरमिन करेगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा ऑफ़र नेगोशिएट करें। और दूसरी बात ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसकी जो डिफरेंस है इंडिया में और जापान में, इसके चलते कई लोग समझ नहीं पाते कि किस तरह से नेगोशिएट करना है, कितनी सैलरी काफ़ी है। तो ये टेरेन नेविगेट करने के लिए अपने तजुर्बे से मैं आपको एक रूल ऑफ थंब दूँगा। उस रूल ऑफ थंब को अगर आप इख्तियार करें, तो मेरा मानना यह है कि आप सही नतीजे पे पहुँच जाएँगे। तो वो रूल ऑफ थंब क्या है? वो ये है कि अगर इंडिया में आपकी सैलरी 24 लाख रुपए से कम है, ठीक है? अगर इंडिया में आपकी एनुअल सैलरी 24 लाख रुपए से कम है, तो आप ऐसा करिए, उनसे सीधा-सीधा 5 मिलियन येन माँग लीजिए, ठीक है? और आप अपने रिक्वायरमेंट को, अपने डिमांड को 4.6 मिलियन येन तक रिलैक्स कर सकते हैं या 4.5 मिलियन येन तक। इससे कम आप नहीं जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इतना मिल जाता है वहाँ पे, जूनियर डेवलपर्स को भी मिल जाता है। तो अगर आपकी सैलरी 24 लाख से कम है, कितना कम है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपको 5 लाख रुपए मिलता है साल का, 10 लाख मिलता है, 20 लाख मिलता है, सब बराबर। आप हर सिचुएशन में आप 5 मिलियन येन उनसे माँगिए और जितना ज़्यादा हो सके एज़ क्लोज़ टू 5 मिलियन येन फिगर आप जितना नेगोशिएट कर पाएँ, आप ये ले लीजिए। लेकिन 4.5 से कम आप बिल्कुल मत जाइए। अब दूसरा कंडीशन आ जाता है कि अगर आपकी इंडियन सैलरी ऑलरेडी 24 लाख पर एनम से ज़्यादा है, ठीक है? तो कितना है? समझ लीजिए आपकी इंडियन सैलरी 40 लाख रुपए है, एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो आप 2 नंबर्स कैलकुलेट करिए पहले। एक है जो आपकी एनुअल सैलरी है इंडिया में, मल्टीप्लाई दैट बाय 1.3 एंड देन मल्टीप्लाई दैट बाय 1.2, ठीक है? तो 40 लाख को मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इट विल कम टू 52 लैक्स। मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इट विल कम टू 48 लैक्स। 52 लैक्स आईएनआर आज के डेट पे कुछ 8.2 मिलियन जापानीज येन के आसपास होता है, और 48 लैक्स आईएनआर इज रफली इक्वल टू सम 7.6 मिलियन येन। तो आप समझ लीजिए कि ये आपका नेगोशिएटिंग विंडो होगा। आप 30% रेज मांगेंगे, और अगर ये तकाजा पूरा कर दिया आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, तो आई थिंक दैट्स अ गुड डील। आप फिर मान लेंगे। अगर वो नहीं माने, तो आप 20% हाइक तक के एक्सेप्ट करेंगे। उससे कम अगर हो गया तो मैं कहूंगा ये एक रेड फ्लैग है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, मेरे खुद के बहुत रीजंस है,
और ये सब एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि मैं कई साल जापानीज़ जॉब मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ, तो मुझे पता है और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इंडिया से यहाँ मूव हुए हैं। हालाँकि आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स भी हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। अ, सारे डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, वो रीज़न समझाने में क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँगा कि इस रीज़निंग का बेसिक फाउंडेशन क्या है। इसका फाउंडेशन ये है कि इंडिया जैसा लोग आपसे कहेंगे कि जापान की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स ऑफ द इंडियन सैलरी। वो है, लेकिन वो लोअर रेंजेस ऑफ सैलरी में है, क्योंकि अगर आपको इंडिया में 20,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के या 30,000 रुपए मिल रहे हैं, उतने पैसों से आप जापान में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन करेंसी में 1.5 लाख या 2 लाख रुपए होता है, वो सबको मिल जाता है महीने का, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, तो फिर ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है? तो और यहाँ पे मैं टिपिकली बात कर रहा हूँ जो डेवलपर्स है और जिनकी एक्सपीरियंस 5 साल से कम है। हाँ, अगर आपकी एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है और आप लीडरशिप पोज़ीशन में जा रहे हैं या फिर आप मैनेजर है या फिर आप टेक लीड है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है? वहाँ पे भी ये 1.3 1.2 का रूल लगेगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक मैनेजरियल पोज़ीशन के लिए इंजीनियरिंग मैनेजर जो होता है वहाँ पे या फिर और भी रोल्स है वैसे, स्क्रम मास्टर इस तरह के भी कुछ नॉन डेव रोल्स है, डेव रिलेटेड बट नॉन डेव या फिर टेक लीड इसके सैलरीज़ क्या होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, अगर आपको चाहिए तो। तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएँ। With that, we come to the end of the steps that are involved in the recruitment process of a developer in Japan. मुझे पूरा भरोसा है कि वो स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, वो अगर आप फॉलो करें ढंग से, तो आपको बहुत ही जल्द जापान में एज़ अ डेवलपर जॉब मिल जाएगी। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, अगर आप जानना चाहते हैं और भी चीज़ें, डिटेल में जानना चाहते हैं अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और मैं या तो उसका जवाब दे दूँगा एज़ अ कमेंट और अगर उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हुआ, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ फ्रेश वीडियो ऑन दैट। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी नई जानकारी अ, पता चली और अगर आप ऐसे वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।